नाजरीन, आज हमारे साथ मुस्लिम तस्मील्लाह बोर्ड के स्पोक पर्सन सैयद कासिम मसूद इलियास साहब हैं। तस्मील्लाह बोर्ड ने एक ऐलान किया था कि हम इसकी हर मुमकिन मुखालफत करेंगे, इसको लागू नहीं होता। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम तस्मील्लाह बोर्ड ने एक देशव्यापी अभियान छेड़ रखा है इन अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़। हमारा मानना ये है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी भेदभाव पर मबनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और ये मुसलमानों को अपने वफ़्क़ की जायदादों से वंचित करते हैं। हुकूमत ने शुरू में ये बात कही थी कि हम वफ़्क़ के कानून में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, वफ़्क़ के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, महिलाओं को उसके अंदर हिस्सा देना चाहते हैं और मुसलमानों के जो पसमानदा तबक़ात के लोग हैं उनको हिस्सा देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरे कानून का मुताला करें, उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ऐसी कोई बात इस कानून में नहीं है। स्पेशली वक्फ बाय यूज़र को जो इन्होंने ख़त्म किया। अब उसके अंदर देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे 48 अमेंडमेंट्स हैं। 44 अमेंडमेंट पहले लाए गए थे और 4 अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट के बहस के दौरान भी लाए गए। उसमें से जो सबसे ख़तरनाक किस्म के अमेंडमेंट्स हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि एक 95 के एक्ट के अंदर एक शिक़्क़ थी वक्फ बाय यूज़र। ऐसे बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो उनका लैंड रिकॉर्ड नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले, 100 हज़ार साल, 500 साल पहले, 400 साल पहले किसी ने उसे वक्फ किया। अगर वो मस्जिद की हैसियत से इस्तेमाल हो रही हो जगह, यानी वहाँ मस्जिद है, नमाज़ पढ़ी जा रही है, कब्रिस्तान है, वहाँ मुर्दे दफन किए जा रहे हैं, ईदगाहें हैं, वहाँ नमाज़ हो रही है, दरगाहें हैं, वहाँ ज़ियारत के लिए लोग जा रहे हैं, खानखाएँ हैं, वहाँ भी इबादत हो रही है, तो ये मान लिया गया है कि अपने इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ़ है, इसलिए उसको वक्फ़ मान लिया गया था। इस हुकूमत ने अब जो संशोधन किया है वो ये कहती है कि जितनी वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी है उन सबको रजिस्टर्ड होना होगा। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनको निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात ये कही है कि अगर किसी वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट तो हर दिन खड़ा होता है, किसी भी चीज़ पर खड़ा किया कहीं भी खड़ा हो सकता है, तो फिर वो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरा, कानून में ये कहा गया है कि हमारे देश में कानून है लॉ ऑफ लिमिटेशन का कानून, यानी इसको कहते हैं लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। यानी अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, किसी की ज़मीन पर भी, और 12 साल तक के जिसकी ज़मीन थी उसने चुनौती नहीं दी किसी अदालत में, तो वो जिसने कब्ज़ा किया वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन वक्फ की तमाम ज़मीनें, चाहे वो वक्फ हिंदुओं का हो, यानी हिंदू इंडाउमेंट हो, सिख इंडाउमेंट हो, क्रिश्चियन इंडाउमेंट हो या मुस्लिम इंडाउमेंट हो, ये इन सब को एग्जेम्प्ट रखा गया था लॉ ऑफ लिमिटेशन से। सरकारी ज़मीनों को भी लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इन्होंने क्या किया कि अब नया जो संशोधन लाया है उसमें से वक्फ की प्रॉपर्टी को लॉ ऑफ लिमिटेशन से खारिज कर दिया, एग्जेम्पशन को निकाल दिया। अब ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसने सरकार ने कब्ज़ा कर रखा है, वक्फ प्रॉपर्टी, या पाकिस्तान लोग चले गए थे हरियाणा से और पंजाब से, वो ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कब्ज़े हुए हैं लोगों के, लेकिन कब्ज़े होने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। ये कानून के मंजूर होते थे वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। ये दूसरी मसला है। तीसरा मसला ये है कि वक्फ को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ 2 इदारे हैं। एक है वक्फ बोर्ड जो स्टेट लेवल पे होता है, और एक है सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो सेंटर के लेवल पे होता है। इन दोनों का काम जो है मुतवली के साथ साथ वक्फ के मैनेजमेंट का काम है। लेकिन इसके अंदर जो मेंबर होते थे वो इलेक्ट होकर आते थे और वो सब मुसलमान होते थे। इन्होंने इलेक्शन की परंपरा ख़त्म कर दी। अब ये कहा कि वो नॉमिनेट होंगे, सरकार नॉमिनेट करेगी। दूसरी बात ये कि ये मुसलमानों की जो शर्त थी वो उनका मुसलमान होना ज़रूरी है, वो शर्त भी हटा दी गई। अब वो मुसलमान भी हो सकते, नॉन मुस्लिम भी हो सकते। तो ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई देखिए, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की जो इंडाउमेंट्स हैं, सिखों के जो इंडाउमेंट हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वगैरह, उन सब की शर्त ये है कि उसी समाज का आदमी उसका मेंबर हो सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड से और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से ये शर्त हटा दी गई। तो अब इस बात का अंदेशा है कि नॉमिनेशन होगा, और वो जो पहले लोग पार्लियामेंट से 2 इलेक्ट होकर आते थे, असम्बली से 2 इलेक्ट होकर आते थे, बार काउंसिल से 2 इलेक्ट होकर आते थे, ब्यूरोक्रेसी से 2 इलेक्ट होकर आते थे, अब इनके लिए ये शर्त हटा दी गई कि वो नॉन मुसलमान होंगे।
तो हमारा मानना ये है कि अगर ये सरकार रहती है सेंट्रल में और स्टेट में भी, तो वो सब आरएसएस के लोग होंगे। आप मानते हैं कि इसी कानून के तहत बर वक्त जो मस्जिदें और दरगाहें मुनहदिम की जा रही हैं, बुलडोज की जा रही हैं, क्या इसी कानून का असर है? बिल्कुल, असल में ये कानून लागू होते से ही, अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई है, वो चल रही है बहस उसके ऊपर में, इंटरिम रिलीफ आने वाला है, लेकिन सरकार ने फ़ौरन इसको इन्फोर्स करना शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो तोड़ी जा रही है, या ये कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है जो अभी यानी वक्फ बाय यूज़र के तहत में हो या लॉ लिमिटेशन उन्हें से, भी बुलडोज किया जा रहा है। उनका भी बुलडोज किया जा रहा है। सर, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जब मस्जिदें बुलडोज की जाती हैं या मज़ारात या जो भी धार्मिक स्थल हैं, तो बताया जाता है और कानून भी है ऐसा कि वर्षिप पैलेसेस से 1991 का संरक्षण हासिल है उन धार्मिक स्थलों को जो 15 अगस्त 1947 से पहले से मौजूद है। इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो 100 साल, 200 साल, 105 साल जो धार्मिक स्थल हैं पुराने, उनको भी तोड़ रहा है। देखिए, असल में ये सरकार जो है ये किसी कानून से की पाबंद नहीं है, चाहे वो इवन कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंद नहीं है। आप दूसरी कानून छोड़ दीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे ओथ लेकर ये लोग आते हैं पावर में, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं मुसलसल। तो आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट के सिलसिले में आप जानते हैं कि 2, 3, 4 मकामात ऐसे हैं जिसको वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बावजूद भी चुनौती दी गई है। एक है ज्ञानवापी मस्जिद, एक है संभल की जामा मस्जिद, एक है मथुरा की ईदगाह और एक है मध्य प्रदेश के अंदर भोजशाला की जगह। ये सब को चुनौती दी गई। हालांकि वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद है जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वो अला हाल ही बाकी रहेगी। इसके बावजूद भी वहाँ पे खुदाई हुई, वहाँ पे सर्वे हुआ, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, खुद अदालतें भी इस नौइयत के फ़ैसले दे रही हैं जो कि वर्शिप प्लेसेस का वायलेशन है। मतलब आप मानते हैं कि अदालतें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले सुना रही हैं? बिल्कुल सुना रही है। मैंने बताया ना आपको कि ये बात जब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन है वो बाकी रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि अब आप वो अगर कोई चीज़ 15 अगस्त 1947 को मौजूद थी मस्जिद की शक्ल में, दरगाह की शक्ल में, कब्रिस्तान की शक्ल में, तो वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अदालत ये कह रही है कि भाई चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ क्या चीज़ थी। जब आप ये जान लेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे भाई ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में हुआ ये था कि पहले सर्वे हुआ तो फव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया। अब शिवलिंग बताने के बाद क्या हुआ, वो डिस्प्यूटेड हो गया। तो वहाँ पे वज़ू बंद कर दिया गया। फिर तहखाने के अंदर से कहीं से कुछ मूर्ति का कोई वो निकाल दिया गया, तहखाने में मंदिर बना दिया गया। तो ये तो आप धीरे धीरे वर्शिप प्लेस एक्ट का वायलेशन ही हो रहा है ना। ये अभी आपका क्या स्टैंड है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अभी क्या कर रहा है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहली बात ये कोशिश की है कि वक्फ तरमीमी एक्ट के अंदर क्या ख़राबी है, ये अवेयरनेस थी नहीं लोगों के अंदर। और ये हुकूमत जो गुमराह कर रही थी कि वक्फ तरमीमी एक्ट से हमने बहुत सारे फ़ायदे के लिए लाया गया है, पहली बात हमारी ये है कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि वक्फ तरमीमी एक्ट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है, किस तरह से मुसलमानों को वक्फ की जायदादों से उनकी वो छीन रहा है, हक़ छीन रहा है। अवेयरनेस कायम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम राउंड टेबल मीटिंग के ज़रिए से जो बरदरान वतन है, हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, उनके जहन में जो गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो इस पर विरोध है, जो हमारा इसके ऊपर में इख्तलाफ है, उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मेमोरेंडम के ज़रिए से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, धरना प्रदर्शन के ज़रिए से, मार्च के ज़रिए से हम वो उसको कर रहे हैं। हमने इस वक्त में पूरे मुल्क में इस तरह के कई प्रोग्राम किए हैं। उत्तर प्रदेश में अलबत्ता सूरत हाल ये है कि अब तक के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सके, इसलिए हुकूमत ने हमको कोई प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं दी, ना पब्लिक मीटिंग की इजाज़त दी, ना हॉल के अंदर कोई मीटिंग करने की इजाज़त दी। आज हमारी मीटिंग हो रही है इसी के ऊपर में कि हम उत्तर प्रदेश में इन तमाम रुकावटों के बावजूद क्या क्या कर सकते हैं, उस पर आज मीटिंग। क्या मानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून को वापस करवाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, असल में कानून के सिलसिले में पहली बात तो यह है कि हमको ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट
कितनी चीज़ों पर हमको इंटरिम रिलीफ देता है। पहला तो काम यही है, क्योंकि अभी जो दरख्वास्त है वो इंटरिम रिलीफ की है। इंटरिम रिलीफ के बाद इस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाएगी और उसमें पूरा वक्फ एक्ट को हमने चुनौती दी है, पूरे वक्फ एक्ट को चुनौती दी है। तो उसमें एक तो अदालत का रास्ता है, अदालत के रास्ते से हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है हम सरकार के ऊपर में दबाव बना रहे हैं मुसलसल। वो कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जो संशोधन किए गए हैं, असंवैधानिक संशोधन, ये वापस हों। सीएए आया था तो पूरे देश के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, मुजाहरे किए, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, लेकिन सीएए इसके बावजूद नोटिफाइड हुआ और लागू भी हुआ। क्या बग़ैर अवामी एहतजाज और मुजाहरों के मुस्लिम समाज, स्पेशली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानून को वापस करवाने की क्षमता रखता है? नहीं, देखिए, असल में हमारा मानना ये है कि लोकतंत्र के अंदर असल आवाज़, असल ताकत आवाम की होती है। अवाम अगर दबाव बनाने में कामयाब हो गए, हम इतना बड़ा दबाव क्रिएट करने में कामयाब हो गए कि सरकार को वापस लेने मजबूर किया जा सके, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि चंद दिन पहले की बात है, चंद साल पहले की बात है कि हमारे किसानों ने 3 फार्मूलाज मंजूर किए गए थे। हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक बैठे रहे, 700 लोग मारे गए। बिल आखिर हुकूमत को उस दबाव को कबूल करके उन फार्मूलाज को वापस लेना लेकिन पड़ा। क्या मुसलमान इस पोजीशन में है कि वो साल भर रोड ब्लॉक कर पाएगा? देखिए, हमारे पास में ज़रूरी कि हम एक ही पैटर्न पे काम करें। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उन सब ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इन सब के बावजूद भी हम दबाव क्रिएट करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल हम जितने मुकल्लफ़ हैं जिन चीज़ों के, हम वो उसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन सैयद कासिम मसूद इलियास साहब। इनका मानना है कि आईनी एतबार से जितने भी हुकूक हमें बतौर एक हिंदुस्तानी के हासिल हैं, उस एतबार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो हाल ही में कानून बना, इसको रोका जाए, इसको वापस